अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज DGSPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ ने बड़ी हमेशा की तरह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी अहम बातें हैं जिन पर बात करनी ज़रूरी है। जो उन्होंने कुछ बड़ी ही जिसे कहते हैं ना वो आप कह लें कि इंटेलेक्चुअल जो उनकी गुफ्तगू थी या जो उनके फैक्ट्स पर मबनी गुफ्तगू थी, तो मैंने कहा ज़रा उस पर कुछ बात की जाए। और इसके अलावा आज जो एक अहम पेशरफ्त हुई है वो सिंध हाई कोर्ट में सामने आई है। वो जो कराची यूनिवर्सिटी ने, जो कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री मनसूख कर दी थी, वो तमाम कार्रवाई उन्होंने सस्पेंड कर दी है, यानी कि मुअत्तल कर दी है। जो प्रोसीडिंग जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ हुई थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, और इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट और जिसे कहते हैं हुक्मरान जमात के लोग, यानी कि जो उनकी प्रॉक्सी हैं, वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से काफ़ी नाला हैं। तो समझ आता है कि क्या चीज़ें कहाँ से चल रही थी। अब तो प्रोफेसर रियाज अहमद भी सब कुछ रिकॉर्ड पर ले आए, तो इस सब पर भी बात करेंगे आज। तो इवन के इनडायरेक्टली जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मामले का जो रेफरेंस है वो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामने आया, जब वो बहुत अहम बातें कर रहे थे। अब ये है कि DGSPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो हो सकता है हर कुछ दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मैंने तो इस चीज़ का बहुत खैर मकदम किया था और मुझे बहुत उनकी ये बात अच्छी लगी थी। मैं तो चाहता हूँ कि वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रोज़ घंटा डेढ़ दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वहाँ पे जो उनके सामने जो मुअद्दबाना अंदाज में बैठे हुए सहाफ़ी होते हैं वो सवालात करें, जिससे वो जिसे कहते हैं ना जवाब दे सकें, जिनका कौम को एहसास हो सके जिससे। तो आज जो DGSPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ ने, जिनका ताल्लुक इंजीनियरिंग कोर्स से है और ये दूसरे जनरल हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुँचे हैं और जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग कोर्स से है। जो अहमद शरीफ साहब थे, जो DGSPR हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनका आज एक तो उन्होंने बात की बलूचिस्तान के ऊपर, दूसरी उन्होंने जनरल फहद मीर के कोर्ट मार्शल पर बात की, तीसरी उन्होंने बात की इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, एक तो चलिए आगाज़ करते हैं बलूचिस्तान से। उनसे पूछा गया है कि बलूचिस्तान में जो 25 और 26 रात की अगस्त की रात को जो कार्रवाइयाँ हुई हैं बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी की, जिसमें बड़े पैमाने पर शहादतें हुई सिविलियंस की, आम शहरियों की, जो मोस्टली पंजाबी नेशनल थे, जो वहाँ पर सामान ले जाने का छोटा मोटा काम करते थे। तो उस पर उनसे पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में आप लोगों का इंटेलिजेंस नेटवर्क भी है, फ़ौज की मौजूदगी भी है, तो क्या ये जो सवाल करने वाले थे उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये आपकी नाकामी है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या उस पर सवालिया निशान नहीं। तो लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ जो थे वो जवाब में जिसे कहते हैं ना, कभी वो कहीं निकल गए, कभी कहीं निकल गए, जिसे कहते हैं ना वो हम सुनते थे वो कि वो होता है कि इधर से डूबे उधर से निकले, उधर से डूबे इधर से निकले। तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के गयूर अवाम, ये हमारा वो मस्कन है बलूचिस्तान, तो उसकी खूबसूरती हमारी जान बलूचिस्तान। उसमें उन्होंने हमें जो इसरार काकड़ हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के जो पाकिस्तानी और बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, उनका उन्होंने वहाँ पे मुंतखब होना गिनवाया। उन्होंने पाकिस्तानी जो बॉक्सर हैं जिन्होंने इंडियन बॉक्सर को शिकस्त दी, वो भी बलूचिस्तान से हैं, उनका उन्होंने गिनवाया। फिर एक का उन्होंने गिनवाया कि किसको किस तरह सितारा मिला, ये वो मतलब वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा ये असल बलोच ये हैं और ये हमारा असल फेस है, इनकी कोई बात ही नहीं करता। तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि महारंग बलोच को भी नॉर्वे में बुला के अवार्ड दिया गया उनकी इंसानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद के लिए। समीदीन बलोच को UK में बुला के उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया, उनको अवार्ड दिया गया। उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम वहाँ पर दिया कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो तमाम रियासती जबर के बावजूद इंसानी हकूक़ के लिए खड़े हुए, तो उनको भी थोड़ा रिकगनाइज़ कर लेते, ज़रा बेहतर मैसेज चला जाता। लेकिन चीज़ यह है कि उन्होंने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया कि वो इंटेलिजेंस की नाकामी थी कि नहीं। उन्होंने कहा जी हम तो ढूंढ ढूंढ के उनको निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं, हमसे नहीं लड़ते। देखें, एक भी इंसान का खून नहीं बहना चाहिए, ये तो बिल्कुल क्लियर हूँ। चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पख्तून हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान से हो, चाहे
सराइकी हो, चाहे ब्राह्वी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, एक का भी खून नहीं बहना चाहिए इस मुल्क में। किसी माँ का बेटा नहीं शहीदों के घर जाना चाहिए, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे फ़ौजी हो, चाहे पुलिस एहलकार हो, बिल्कुल बात क्लियर है। लेकिन जनाब डीजीएसपीआर साहब, आपने जो इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि जी 770 अरब रुपया बलूचिस्तान का बजट है, 570 अरब वफाक देता है, 225 अरब रुपया उनको रॉयल्टी मिलती है मादनियात के मंसूबों की, 80% बलोच वहाँ पे मादनियात के मंसूबों पर काम करते हैं। हमें तो ऐसा लगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा है। वहाँ पे तो दूध शहद की नहरें बह रही हैं जो शायद तुर्बत से शुरू होती हैं और गवादर तक जाती हैं, मकरान से शुरू होती हैं तो कोयटा तक आती हैं, कोयटा से शुरू होती हैं तो खुशदार तक जाती हैं। आपने आम बलोचों की हालत देखी है वहाँ पर? ये बलोच सरदारों को जरा साइड पे कीजिए, आम बलोचों की क्या हालत है वहाँ पर? चलिए आप बलोचिस्तान छोड़िए, ये यहाँ पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में दर्जनों बलोच बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, ये इधर नम्बल यूनिवर्सिटी में भी दर्जनों बलोच बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। आप कभी जाके इनकी हालत देखिए, इनके जूते देखिए, इनके कपड़े देखिए, इनका रहन सहन देखिए, ये किस हालात में हॉस्टल्स में मुकीम है। और फिर भी उनको यहाँ पर ख़तरा होता है कि उठाए ना जाए, क्योंकि हॉस्टलों से उठा के ले जाते हैं, ठीक है। और वो ज़रई तरक्याती यूनिवर्सिटी का बच्चा, वो अभी तक वापस नहीं आया, ये जो रावलपिंडी से उठाया था, मुझे भी उसका नाम नहीं याद आ रहा, अंडर एज बच्चा है वो, वापस नहीं आया। कायदा यूनिवर्सिटी से बच्चे उठा के ले जाते हैं हॉस्टलों से, ठीक है। ये 12 कऊ इधर उधर से मैं खुद जाके कवर करता रहा हूँ, ठीक है। आप उनके रहन सहन देखिए। और फिर ये कहना कि ये एक बयानिया बनाया जा रहा है बलूचिस्तान की महरूमियों का, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं बलूचिस्तान में कोई महरूमी नहीं है? इतने पहले 400 पता नहीं कितने किलोमीटर सड़क थी, आज 25,000 किलोमीटर सड़क है, 8 हाईवेज हैं। वो भी वो अकबर नोतेज़ई की साहब की रिपोर्ट आई थी, बुलेदा से तुर्बत तक की 29 किलोमीटर की रोड पिछले 30 साल से नहीं बन रही, उसके नाम पे फंड जारी हुए जा रहे हैं और पता नहीं वहां पे क्या बन रहा है। ये जो बलोच सरदार और पॉलिटिशियन है, ये सारे तो सेटल हो गए, इनकी तो जिंदगियां बन गई। आपने तो ये सरदार जेब में डाले हुए हैं, ठीक है। लेकिन आम बलोच को क्या मिला? जमाल रईसानी को तो एक दिन पहले भी उसका आईडी कार्ड बन के वो इलेक्शन लड़के, ठीक है, असेंबली में पहुंच जाता है, पता नहीं कैसे जीतता है, ये तो फिर अब छोड़ ही दीजिए। लेकिन क्या आम बलोच के क्या हालात है? जमाल रईसानी की गाड़ियां देखें, उसके बाजू में पहनी हुई घड़ियां देखें, और आम बलोच की हालत देखें। अनवार काकड़ कहां से ये निकाल के लाए, किस बिल से निकाला आपने, ठीक है। आम बलोच की हालत देखिए, अनवार काकड़ की हालत देखिए, और उसकी बलोचिस्तान से कनेक्टिविटी देखिए कि यहाँ पर महारंग बलोच और बलोच माओ और बेटियों पर तशद्दुद हो रहा था, वो यहाँ पर सो कॉल्ड पीछे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में महारंग बलोच पर बरसता था। ये जमाल रईसानी यहाँ पर बलोचों के सामने कैंप लगाकर बैठ गया, उसमें जुर्रत नहीं थी इखलाकी के जाके महारंग के साथ बैठता, पूछता कि ये जो लापता हुए ये कहाँ पर गए हैं, मांगता रियासत से ये बलोच बच्चे कहां पर हैं, रियासत वापस करें। तो यही ना करने की वजह से आपने उनको असेंबलियों में डाला हुआ है। और फिर आज जो सबसे खूबसूरत बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि देखिए, जो बलूचिस्तान में आप कहते हैं वहां पे नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, तो बलूचिस्तान में कौन सा मुख्तलिफ निज़ाम है? बलूचिस्तान में भी वही निज़ाम है जो पूरे मुल्क में है। बिल्कुल ठीक बात की। अब पूरे मुल्क में फार्म 47 का ही निज़ाम है, जो रियासत की छतरी तले इस्टेब्लिशमेंट के साथ वफादारी करना चाहे, चाहे वो इलेक्शन ना भी जीते, वो यहाँ पर हुकूमत भी बना सकता है, ठीक है। आप जिसको मर्जी फार्म 47 की लास्टिक की शलवार पहना दें, जो आपका इकबाल बुलंद हो यहाँ पे हुकूमत बना ले, ठीक है। और मुझे इस मौके पर ना एक बात याद आ गई, ये गुज़िश्ता साल जून की बात है, तब अभी इलेक्शन में कुछ 2-3 माह रहते थे, तो मैं किसी
बड़ी की शख्सियत से मिल रहा था। तो वो मैंने उनसे पूछा बातों बातों में, मैंने कहा कि आप क्या देख रहे हैं आगे इंतखाबात में, क्या आपको लगता है? मैं पूछता रहता हूँ जो बड़े लोग होते हैं ज़रा उनसे कि उनकी असेसमेंट क्या है, उससे ज़रा मुझ जैसे मामूली साफ़ी को जिसकी वैसे भी अकल बूझ कम है उसको चीज़ें समझ आती हैं, वरना मुझे को वही थोड़ी नाज़िल होती है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि सर यार आपकी क्या असेसमेंट है? उन्होंने मुझे बड़ी एक दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान जैसा इलेक्शन करवाया जाएगा और बलूचिस्तान की तरह की हुकूमत बनाई जाएगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हुआ, मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा यार देखें 2018 के इलेक्शन में बलूचिस्तान में बाप पार्टी बनाई गई थी ना? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा वो बाप पार्टी जो थी उसकी हुकूमत भी बनी? मैंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा मुझे बलूचिस्तान कोई 6 महीने पहले जाने का इत्तेफाक हुआ, ठीक है? तो उन्होंने कहा मैं बलूचिस्तान में जो हुकूमती जमात के अरकान थे उनसे भी मिला, तो उन्होंने तो अपनी हुकूमत की तारीफ़ें की। उन्होंने कहा उसके बाद बलूचिस्तान में जो अपोजिशन जमात थी उनके लोगों को मिला जाके। उन्होंने कहा मुझे जो सबसे बड़ा शौक लगा वो ये था कि जो अपोजिशन जमात के लोग थे वो भी हुकूमत से खुश थे, तारीफ़ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाई क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं कर रहे हुकूमत को? तो उन्होंने कहा उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अपोजिशन को भी नवाजते रहो, कुछ ना कुछ देते रहो, तमाम जमातों को हुकूमत का किसी न किसी तरह से हिस्सा बना के इनडायरेक्टली बेनिफिशरी बना दो, ताकि सब लोग अपने खाने पीने में लगे रहें। कोई ना आवाम का सोचे, ना सोचे कि ये इतना बजट फ़ौज क्यों क्यों जाता है, अदलिया की कारकर्दगी क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, कोई इससे सोचे ही ना। अपनी गाड़ियों को झंडे लगा के सबकी खुश फिरते रहें, अपने डेवलपमेंट फंड पे याशियाँ उड़ाते रहें। तो उन्होंने कहा कि वही अब पूरे पाकिस्तान में रेप्लिका लाया जाएगा। और फिर हमने देखा जब 8 फरवरी का इलेक्शन जिस अंदाज में हुआ तो वही निज़ाम अब पूरे मुल्क में लग गया है। तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा DGISPR ने कि जो बलूचिस्तान में निज़ाम है वही पूरे मुल्क में है, तो एतराज़ किस बात का? बलूचिस्तान पे क्यों इल्ज़ाम देना कि नहीं वहाँ पर लोगों की हकीकी नुमाइंदगी नहीं है? हाँ वाकई, फिर तो वाकई हकीकी नुमाइंदगी पूरे मुल्क में इस वक्त नहीं है, तो ठीक है, ज़बरदस्त। फिर उन्होंने कहा जी कि वे फॉरेन फंडेड बयानियाँ बनाते हैं, इनको फॉरेन फंडिंग होती है और ये महरूमिया का बयानिया बना के ये प्रॉक्सीज हैं, ये दहशतगर्द, फिर और ये उनकी मददगार और फलान ये वो। यानी क्या उनका कहना का मतलब ये था कि ये जो महरूमियों का बयानिया बनाया जा रहा है इसकी बुनियाद पे फिर लोग बंदूक उठा रहे हैं और ये और वो, ये पूरा नेक्सस है क्रिमिनल और ये माफियाज का वगैरह वगैरह। भाई आप पाकिस्तान की फ़ौज के DGISPR हैं, फ़ौज के इदारे के तर्जमान हैं, फेस है फ़ौज के इदारे का मीडिया और अवाम में। आप इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो लोग बलूचिस्तान में ऑपरेशंस के क्रिटिक हैं, ठीक है, आप इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई सबूत भी दे दें। लाइक ये बहुत आसान है ये वेग इल्ज़ामात लगा देना कि ये वो है फलान है। और सबसे बड़ी बात, आप फ़ौज का हल्फ पढ़ लें, आइन में फ़ौज का किरदार पढ़ लें, आप निज़ाम के ऊपर क्यों कमेंट्स कर रहे हैं उधर खड़े होके? आपका रोल नहीं है सर, यू आर अ सोल्जर। हम आपसे तवक्को करते हैं आप हमारा बॉर्डर्स का दिफा करें, बॉर्डर से पेट्रोल ना स्मगल होने दें जो कि टैंकरों में आता है, जेबों में डाल के नहीं आता। बॉर्डरों से नॉन कस्टम पेड गाड़ियां ना स्मगल होने दें, बॉर्डरों से दहशतगर्द ना अफगानिस्तान से दाखिल होने दें पाकिस्तान में, इंडियन बॉर्डर से उनके एजेंट ना दाखिल होने दें पाकिस्तान में। हम आपका ये रोल चाहते हैं कि कहाँ पर नुमाइंदा हुकूमत है, कहाँ पर नहीं है, ये सरदार क्या है, तो फलाना क्या है, तो अवाम क्या है, तो महरूमिया क्या है। दिस इज़ नॉट योर रोल, सॉरी टू से दिस इज़ नॉट योर रोल। फिर उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के एहतसाब का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि फ़ौज का जो एहतसाब का मैकेनिज़्म है वो फ़ौरन हरकत में आ जाता है अगर कुछ होता है। और अभी आपने देखा हम ले आए। उनसे पूछा, वो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं जावेद सुमरो साहब, हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं। उन्होंने कहा कि सर वो जब फैज़ हमीद DGI बने, यानी कि DGISI बने, लेफ्टिनेंट जनरल थे, ये सब कुछ थे, तो क्या फ़ौज को उस वक्त उनकी सरगर्मियों का इल्म नहीं था? उसमें जनरल कमर बाजवा का रोल नहीं है?
फॉर्मर DGISI लेफ्टिनेंट नवीद मुख्तार का रोल नहीं है? तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि नहीं DGISI तो प्राइम मिनिस्टर को जवाब देते होता है, अपने प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों लिया? यानी कि वो कहते कि ये तो इमरान खान जिम्मेदार है। भाई प्राइम मिनिस्टर को बाय बुक वो जवाब देते जब वो DGISI बने, लेकिन DGISI बनने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल जब वो बने उस वक्त तक वो टॉप सिटी वाला कार्रवाई डाल चुके थे। उस वक्त तक फैजाबाद धरने वाला वो कर चुके थे जनरल फैज हमीद। तो उस वक्त फौज क्या कर रही थी? उस वक्त वो मेजर जनरल थे जनाब, वो DGC थे ISI के। उस वक्त इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म कहाँ गया था? कोई हमें समझाए ना। वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म तब क्यों एक्टिव होता है जब जनरल फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद फौज की पॉलिसी के बरक्स एक सियासी रोल अदा करने लग जाते हैं। जब वो फौज की पॉलिसी के मुताबिक सियासी रोल अदा करते हैं, 2018 का इलेक्शन चोरी करते हैं, टॉप सिटी में वो लूटमार करते हैं, वो फैजाबाद धरने में वो गैर आईनी मुआहदा करते हैं एक बलवाइयों के ग्रुप से, TLP से, उस वक्त फौज का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म कहाँ था? क्यों उनको मेजर जनरल से प्रमोट करके लेफ्टिनेंट जनरल किया गया? क्यों उनको DGISI तैनात किया गया? वो भी तो कोई हमें समझाए ना। और फिर ये कहना कि फौज का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो बहुत ज़बरदस्त है। DGISPR का कहना था, मेजर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का, और इससे दीगर इदारों को भी इंस्पायर हो के अपने अंदर ये यकीनी बनाना चाहिए कि वो कोई शख्स उन इदारों में रहते हुए कोई सियासी या कोई इस तरह के माशी मुफादात के तहत चीज़ें ना करे। वो यकीनन वो इनडायरेक्टली रेफरेंस दे रहे थे अब कि अदलिया के अंदर जो मामलात आ रहे हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का, इस तरफ वो हमने उनकी बात से ही तासुर लिया, वो इशारा करना चाह रहे थे। तो अब सब फौज के इदारे से इंस्पायरेशन ले लेके आ गई तमाम पाकिस्तान में, चाहे वो ASF हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे स्पार्को हो, वो हाउसिंग सोसाइटियाँ तो बनाने लग गए हैं। और अब क्या चाहते हैं कि आपसे क्या इंस्पायरेशन है कि वो भी फर्टिलाइज़र की फैक्ट्रियाँ लगा लें, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लगा लें? छोड़िए ना सर। और फिर हमें बताना कि 223 अरब रुपया हमने टैक्स दिया है। एक तो ये बताइए कि क्या आप रियायती टैक्स देते हैं या पूरा टैक्स देते हैं? और दूसरा फिर बताइए कि आपके कारोबार का हुजम कितना है, कि आपने कितना कमाया था कि आपको 223 अरब रुपया टैक्स देना पड़ा, और वो जो कमाया वो कहाँ पर गया? क्योंकि दुनिया भर की फौजें तो, अमेरिका की फ़ौज, भारत की फ़ौज, ये तो कारोबार नहीं करती। हमारी कर रही है तो हमें पता तो हो ना क्या कर रही है। ठीक है। फिर उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर बात की। पहले तो उन्होंने कहा जी कि मैटर सब जुडिस है, ठीक है, और उन्होंने कहा जी हाइपोथेसिस से मुतल्लिक आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ये वो। लेकिन उन्होंने कहा हाँ मैं ये ज़रूर कह दूं कि अगर किसी ने फौज के अंदर उन लोगों से जो आर्मी एक्ट के ताबे आते हैं, यानी कि फौजी अफसरान, उनके साथ मिलकर फौज के अंदर कुछ करने की कोशिश की गई है तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। जिन्होंने कहा कि फैज़ हमीद के मामले में अगर इमरान खान साहब का रास्ता वो इस्टेब्लिश होता है तो फिर इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। और ये उन्होंने एक और सवाल के जवाब में भी उन्होंने कहा कि देखिए फौज के अंदर जो मैकेनिज्म है, जो अकाउंटेबिलिटी का, जो सब कुछ का, उन्होंने कहा कि वो किसी को भी उससे इस्तिस्ना नहीं है, चाहे उसका कोई भी ओहदा रहा हो, कोई भी उसकी पोजीशन रही हो, कोई भी उसका रुतबा हो। इसमें भी यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि अगर हम अपने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो DGISI रहे, कोर कमांडर बहावलपुर रहे, कोर कमांडर पेशावर रहे, उनका एहतसाब कर सकते हैं तो फिर हम ओहदा कोई और भी छोड़ेंगे, चाहे वो एक्स प्राइम मिनिस्टर का हो। तो बात यह है कि इमरान खान साहब के लिए डरावे का इंतज़ाम तो हर वक्त उनको डराया जा रहा है, उनका वो किया जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता भी है या उनको सिर्फ डरावे तक महदूद रखा जाता है। और अब जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उनकी जो डिग्री का मामला है वो सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का कार्रवाई, और वो सस्पेंड कर दी गई सिंध हाई कोर्ट से। दो कोई सुना है कि लोगों ने अपील वहाँ पे की। अब ये देखने वाला है कि क्या सिंध हाई कोर्ट जुडिशल इंडिपेंडेंस को बरकरार रखता है
उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है। इट्स नॉट अबाउट जस्टिस तारिक जहांगीरी या उनकी डिग्री, इट्स अबाउट कि ये क्यों हो रहा है उनके साथ, क्योंकि वो इधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो इस्लामाबाद का इलेक्शन है उसको फार्म 45 को एक्सपोज करने जा रहे थे, तो ये सब कुछ हो गया। तो अगर इतनी इतनी बातों पर जजेस को यूं आपने डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर दिया, तो फिर तो जो हम कहते हैं कि जी उनको आर्टिकल 204 या आर्टिकल 209 पता नहीं कौन कौन से आर्टिकल में उनको बड़ा आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो तो उड़ के रह गए। यानी कि अब पिछले दिनों में लगे हुए जी FIA ने इंक्वायरी की है, उनकी डिग्री वाकई जाली निकली है। वो हमारे एक ठीक है मौसूफ जो बड़े इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं वो ये स्टोरियां कर रहे। बात ये है FIA की क्या औकात के वो जज की डिग्री की इंक्वायरी करे। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर ऑर्डर करेगी इंक्वायरी का, और वो भी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे मुनसर करता है कि वो FIA का करे या IB को करे या पुलिस को करे कि आप जाके इनकी डिग्री की इंक्वायरी करें, तो उस सूरत में सिर्फ वो इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अहकामात के बरखिलाफ ये इंक्वायरी की गई है और अहकामात की गैर मौजूदगी में इंक्वायरी की गई है, तो FIA ने तौहीन अदालत की है। अब देखते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है इसके ऊपर, तो पता तो चले हमें भी। और अब अगर वो कार्रवाई सस्पेंड भी कर दी गई है, तो अब देखा जाना चाहिए कि क्या वो कार्रवाई अब सस्पेंड करके जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो कराची यूनिवर्सिटी में चल रही थी या की गई, तो क्या जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब को पैगाम मिल चुका है कि आपने बच्चे बच्चे बनना है कि नहीं, हमने आपको दिखा दिया कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, या वो वाकई कार्रवाई जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए की गई है सस्पेंड। अगर जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए वो कार्रवाई सस्पेंड की गई है, तो फिर कार्रवाई करने वाले उस सिंडिकेट को भी कानून के कटहरे में लाना होगा। ये जो FIA की धमकियां दी जा रही हैं इनको भी कानून के कटहरे में लाना होगा, और वो लोग जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को पैगामात देते रहे कि ट्रिब्यूनल से पीछे हटो, नून लीग पे हाथ होला रखो, उनको भी कानून के कटहरे में लाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।